आज का हमारा वीडियो महान्यायवादी महाधिवक्ता और सीएजी पे है। तो देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? वो अटॉर्नी जनरल देता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष तथा महान्यायवादी में से राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद कौन धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, जिसे मुख्य विधि परामर्शदाता भी कहते हैं, किसको समझा जाता है? ये महान्यायवादी होता है, प्रथम विधि अधिकारी। अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार कौन रखता है? ये महान्यायवादी रखता है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में सही देखना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, और महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा। सभी सही हैं। कथन है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। यह भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में कथन है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है और लोकसभा में बोल भी सकता है, साथ ही बोल सकता है, लेकिन सदन में मतदान नहीं कर सकता। उसे मतदान का अधिकार, राइट टू वोट नहीं है। सॉलिसिटर जनरल होता है, एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल। भारत में राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को उसके परामर्श कौन देता है? एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता देता है। किसको? राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार में कौन होगा? महाधिवक्ता होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संबंध में कैग के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, फिर राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है संविधान के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो उसकी नियुक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत के कैग के संबंध में सही देखना है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं और उन्हें राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ये सभी कैग के बारे में सही है। कैग को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया कैसी है? तो वही रीति या प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है। कथन कह रहा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है, बल्कि औचित्य भी है। सही है। कारण कह रहा है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना होता है। कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा पालन किया जाता है। वह भारत की संचित निधि से होने वाली सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करता है
और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये सभी कैग के कर्तव्य हैं। सत्य कथन देखना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत को रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा कैग को। लोक निधि के फल उत्पादन और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत के कैग का कार्यालय का महत्व है, क्योंकि सीएजी के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। तो कैग की रिपोर्ट के अनुसार कभी कभी कमेटियां भी गठित हो जाती हैं जांच के लिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदार कौन है? ये संसद है। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य का निर्धारित करता है, अनुच्छेद 149 के तहत सीएजी के परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का सीएजी एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन यानी अकाउंटिंग और लेखा परीक्षण ऑडिटिंग को अलग कर दिया गया। सीएजी और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था 1976 में। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक खर्च का परीक्षण करता है सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन, इनके क्रियाकलापों का अध्ययन होता है। भारत के सीएजी कार्य करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में। और गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब देखते हैं वरीयता अनुक्रम। तो वरीयता अनुक्रम देखें, अग्रता क्रम में इनका सही क्रम क्या होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव, इनका अनुक्रम होगा। महान्यायवादी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, चीफ ऑफ स्टाफ और लोकसभा अध्यक्ष में से भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडल सचिव सर्वोच्च शासकीय अधिकारी हैं। भारतीय नवाचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्णता क्रम में उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल तथा लोकसभा अध्यक्ष में से सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले अपने राज्य में राज्यपाल आते हैं। अब संसद पार्ट 1 लोकसभा देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए।
84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई। ये तब तक बदला नहीं जाएगा जब तक कि 1 वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह विशेष वर्ष कौन है? 2026। इसके बाद जो जनगणना होगी उसके तहत जो है लोकसभा की सीटों की व्यवस्था की जाएगी। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। इसके पहले 552 थी। अब जो एंग्लो इंडियन सदस्य का जो प्रतिनिधित्व है उसको हटा दिया गया है, अब 550 हो गया है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो अधिकतम 20 प्रतिनिधित्व हो सकता है केंद्र शासित क्षेत्रों का। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी 31वां संविधान संशोधन के तहत, लेकिन वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 550 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं जनसंख्या के आधार पर। इस समय 550 है। इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, नागालैंड और सिक्किम, इनमें लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों से रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं। इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान रिजर्व नहीं है। इसमें अरुणाचल प्रदेश है, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। यहाँ अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए रिजर्वेशन को कोई प्रावधान नहीं है लोकसभा के लिए। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? तो 10 होगी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सबसे अधिक आरक्षित सीटें कहाँ हैं? तो यह मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक 6 है। राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है 7वां और 31वां संविधान संशोधन। इनके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री अगर सिफारिश करते हैं यानी मंत्रिपरिषद सिफारिश करता है किससे? राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं, लेकिन बुलाए जाते हैं 3। सही कथन देखना, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। सही है। संविधान 1 वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है, ये भी सही है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद चलना आवश्यक हो, ये भी सही है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या कितनी है? तो दोनों में कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए और गणपूर्ति संख्या पूरी हो जाएगी। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है? 550 है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। ये ऊपरी संख्या 550। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या विघटन द्वारा। तीनों में से कुछ भी हो जाए लोकसभा की बैठक समाप्त हो जाएगी।
लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो राष्ट्रपति प्राधिकृत है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कोरम कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 1/10 भाग है मेंबर हैं तो गणपूर्ति पूरी हो जाती। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो प्रतिनिधित्व के संदर्भ में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है जिसमें 80 सीटें हैं। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, यहाँ 48 सीटें हैं। और तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, यहाँ 42 सीटें हैं। तो ये लोकसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व है। लोकसभा के स्थान जो राजस्थान के लिए निर्धारित है, तो राजस्थान में 25 सीटें निर्धारित हैं लोकसभा के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए 25 सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। असम में 14 सीटें हैं लोकसभा के लिए। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा के लिए। नोट देख लेते हैं। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था तब वहाँ कुल सीटों की संख्या 42 हुआ करती थी, लेकिन तेलंगाना के पृथक्करण हो जाने पर इनके मध्य सीटों का विभाजन हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और तेलंगाना में 17 सीटें लोकसभा की हैं। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। 2 सदस्य कहाँ से निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा एवं दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव यहाँ से 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं लोकसभा में। राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में समूह की लोकसभा में केवल 1 सीटें कहाँ से हैं? 1 सीटें चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार आइलैंड, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी यहाँ से 1 सीटें दी गई हैं लोकसभा के लिए प्रत्येक को। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या 2019 के आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है? 77 लाख है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। लोकसभा जिसका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, ये 5वीं लोकसभा थी जिसका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। 9वीं लोकसभा भंग की गई थी 13 मार्च 1991 को। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे फरवरी 1998 में। और लोकसभा का नेता कौन होता है? तो नेता होते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है क्षेत्रफल के अनुसार। भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष चयनित किया जाता है सदस्यों में से। लोकसभा के स्पीकर का चयन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा स्पीकर का चयन होता है। अपने पद की शपथ नहीं लेता, तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता क्योंकि वह पहले मेंबर के रूप में शपथ ले चुका होता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। और लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग तब करता है जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाता है, तब लोकसभा अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग करता है। संविधान का एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 100 के अनुसार। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वो जीबी मावलंकर ही थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष
मीरा कुमार बनी थी। लोकसभा के पिछले उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस थांबीदुराई 25 मई 2019 तक थे। वर्तमान में 2022 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। जो अधिकार अध्यक्ष को होता है वही उपाध्यक्ष को होता है जब वो अध्यक्ष के अध्यक्षता का पद ग्रहण करता है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? P.A. संगमत, ये जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके देखरेख में कार्य करता है? तो सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्या है? वर्ष 2010 में निर्वाचन आयोग द्वारा अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने के लिए जमानत राशियां बढ़ाई गई थीं, जो लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए 25,000, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 12,500 रुपये, राज्य विधानसभा सामान्य वर्ग के लिए 10,000 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 5,000 जमानत राशि है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं हो सके कुल वैध मतों का 1/6 भाग यदि वो नहीं प्राप्त कर सकता तो अपनी जमानत राशि खो देता। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है जब द्वितीय वाचन होता है, तब बिल पर आम बहस होती है। प्रथम वाचन में तो सिर्फ बिल पेश किया जाता है। निम्न शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। यानी राज्यसभा को शक्तियाँ प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है। लोकसभा को प्राप्त है जो राज्यसभा को नहीं है। धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में लोकसभा सर्वेसर्वा है और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में भी लोकसभा सर्वेसर्वा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी 1969 में। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दी गई थी। अब संसद का दूसरा पार्ट है जिसमें राज्यसभा था। पहले पार्ट में लोकसभा था, तो देखते हैं। राज्यसभा में होते हैं अधिकतम 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आधार पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है समाप्त होने का विषय नहीं, यानी राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा समाप्त नहीं होती, इसके जो मेंबर होते हैं कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के संदर्भ में तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कथन है राज्यसभा का विघटन नहीं होता, सही है। कारण बता रहा है उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताओं के संदर्भ में व्यक्ति की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उसे किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए और राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत क्या आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, न कि लोकसभा के।
राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। राज्य सूची के विषय के बारे में है, अगर कोई विधि बनाना है संसद को तो उसमें राज्यसभा घोषित करती है कि यह विधि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। दूसरा, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प होना चाहिए, यानी P+B प्रेजेंट और वोटिंग 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। और ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। सही कथन देखना, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। सही है। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता और राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है, सिर्फ चर्चा कर सकते हो, धन विधेयक पर संशोधन नहीं किया जा सकता। विधेयक जो राज्यसभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता वो धन विधेयक है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में आएगा। वह विशेषाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्राप्त है, तो राज्यसभा संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने और उसे सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है। संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान कहाँ से होती है? अनुच्छेद 249 के तहत। राज्य सूची में विषय में विधि तभी बन सकती है जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो नरगिस दत्त है। राज्यसभा का अनन्य अधिकार यानी एकांतिक शक्ति क्या है? एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने हेतु संतुति करना, ये राज्यसभा का एक अधिकार है। राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन के विषय में भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 4वीं अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देखें तो राजस्थान को 10 सीटें प्राप्त हैं राज्यसभा में, गुजरात को 11 सीटें प्राप्त हैं, कर्नाटक को 12 सीटें प्राप्त हैं और पंजाब को 7 सीटें प्राप्त हैं राज्यसभा में। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं, कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 और तेलंगाना में 7 हो गई हैं, विभाजित कर दी। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं, राजस्थान में 10 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, बिहार में 16 सीटें हैं, केरल में 9 सीटें हैं, उड़ीसा में राज्यसभा की 10 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं, 31 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सबसे आगे है प्रतिनिधित्व के मामले में। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में कहाँ राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश में 3 है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उप राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। किस सभा या सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ये राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीश धनखड़ हो गए हैं।
राज्यसभा की निश्चित अधिकतम संख्या 250 है। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात होगा लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। इस पर लोकसभा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है और इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। यानी धन विधेयक के मामले में संशोधन करती है नहीं करती, लेकिन सर्वाधिकार लोकसभा को होगा, यह उसकी संशोधन को मानता है या नहीं मानता। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। और राज्यसभा का सबसे पहले गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में संसद 3 पार्ट में।